आयुषी चौधरी, Present, sir. हीर पटेल, Present, sir. अतुल्य जोसेफ, हर्ष गामित, ईशा रामी, अनूप चौधरी, कोमल चौधरी, मैत्री पंचोली, Present, sir. शुभनय चौधरी, Present, sir. करीना चौधरी, Present, sir. वत्सल, Present, sir. केशा बत्ता, Present, sir. हितवी पटेल, धीरज, भुवनेश्वरी, पलक चौधरी, दीप गामित, नंद पटेल, Present, sir. निसर्ग पंचल, Present, sir. बेटा कैमरा बंद कर दो, आप बाल बना रहे हो क्या इधर? करनवी, Present, sir. ख्याति, Present, sir. प्रियांक, शिव मिस्त्री, Present. Present. एक चौधरी, शिवम टेलर, Present, sir. भाविनी पटेल, Present, sir. रित चौधरी, भाविनी पटेल आप बहुत क्लासेस से नहीं आ रहे क्यों? रित चौधरी, भावेश गामित, Present. यश गांगुड़े, हर्ष पटेल, कृष्णा गामित, Present, sir. रिया परमार, Present, sir. हर्ष वाघमारे, Present. चलो सब लोग आ गए अब? Sir, Harsh Gamit. क्या नाम है बेटा? Harsh Gamit. हर्ष गामित, ओके। और कौन रह गया? डन। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हेतवी पटेल, चलो कल हमने क्या पढ़ा था बताओ बेटा?
कल मैंने आपको सारा रिवीजन करवा दिया था ना। अब देखो कई बच्चे अभी अभी आ रहे हैं। कल आपका रिवीजन सारा हो गया था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सबको समझ आ गया था? Yes, sir. ठीक है। तो आज हम आगे चलते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का प्रिंसिपल हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर भी स्टडी करने में। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का प्रिंसिपल हम कहाँ यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर के कंसेप्ट में। ठीक, तो आज हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है और कैसे वर्क करती है। ठीक है। अच्छा, ये वाले चैप्टर के बाद आपके फिजिक्स के कितने चैप्टर बचते हैं अभी? किसी ने काउंट किए? ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 3 चैप्टर आपके और बचते हैं ना? I think so. देखो, वन इज योर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट इज योर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड इसके बाद जो है ह्यूमन आई। ठीक है, इसके बाद आपके 3 चैप्टर बचते हैं फिजिक्स में। बस 2 चैप्टर कंप्लीट होने को आ गए और 3 चैप्टर इसके बाद बचते हैं। मतलब आप समझ लो ऑलमोस्ट आपका 50% सिलेबस कवर होने को आने वाला है फिजिक्स का। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे अभी भी है सोच रहे अभी भी हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, क्लास अटेंड करोगे तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। नहीं अटेंड करोगे तो लास्ट में आपको ज़्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे। और कितना भी आप लर्न करो फिजिक्स में, जो चीज़ आप समझ के पढ़ोगे वो आपको बेनिफिट देगी। 12th क्लास में जब आप जाओगे, आप 12th के बच्चों को पूछ लेना कि 10th के कितने सारे कंसेप्ट्स आपके 12th में यूज़ हो रहे हैं। अगर आप 10th क्लास को सीरियसली नहीं पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग आपका लेवल नहीं होगा, तो आपको आगे दिक्कत आएगी फिर 11th 12th। तो इसलिए अभी से आप समझ के पढ़ोगे, आपके पास इनफ टाइम है। अच्छे से एक एक चीज़ को समझा करो, उसको अंडरस्टैंड करो प्रॉपरली, और फिर उसको अपनी कॉपी में लिखा करो। ये प्रिंसिपल आपको हर सब्जेक्ट्स में फॉलो करना पड़ेगा। 10th क्लास का बोर्ड है, आप कई बच्चे बोर्ड के चक्कर में ऐसा मत समझो हमारा बोर्ड है, ऐसा सोच के पढ़ो कि यस मुझे इस चीज़ को सीखना है, मुझे लर्न करना है, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू। दैट शुड बी योर टेंडेंसी। ठीक है, चलो हम चलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। 1 मिनट क्यों नहीं रहा? स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? Yes. Yes, sir. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये प्रिंसिपल का हम यूज़ करेंगे मोटर में। थोड़ा हैंग हो गया पीसी, 1 मिनट रुको। अच्छा, इसके बाद आपका कोई क्लास होता है क्या? हैं? No, sir. No, sir. मैं सोच रहा था 12 बजे तक आज ले लूँ क्या? 12 बजे तक खींच ले, क्योंकि ऐसे ही आपका देखो 11:20 तो हो ही गए।
12 o'clock तक क्लास ले ले, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? है बेटा? इतनी स्लो आवाज में क्यों बोल रहे हो भाई? मैं कोई आप पे जुर्म थोड़ी कर रहा हूँ, पढ़ाई तो रहा हूँ। ऑल ऑफ यू आर एग्रीड? किसी की आवाज नहीं आ रही है, बताओ। एक बच्चे की आवाज आ रही है एकदम स्लो, यस। बाकी पता नहीं सो रहे लगता है। Yes, sir. अरे यार इसको क्या हो गया? 1 मिनट वेट करो बेटा, देयर माइट बी सम इशू। आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन, वेट फॉर 1 मिनट। लगता है हैंग हो गया ये, एक्चुअली नीचे जा ही नहीं रहा है वो कर्सर। मैं पीसी बंद करके फिर से ऑन कर रहा हूँ ना। हाँ, एक बार पीपीटी को बंद कर देते हैं ना, मुझे लगता है शायद उसकी वजह से हैंग हो रहा है। रिफ्रेश करो। 1 मिनट वेट करो, मैं कर रहा हूँ, इसको क्लोज ही कर रहा हूँ पीपीटी को। चलो मैं वाइट बोर्ड पे आपको पढ़ा देता हूँ। प्लानिंग लेफ्ट हैंड रूल तो आपको पता चल गया। आई विल यूज वाइट बोर्ड। ये पीपीटी लगता है हैंग हो गया है। वाइट बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? नो सर। Yes, sir. यस। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? आपने अपने घर पे इलेक्ट्रिक मोटर देखा है? Yes, sir. क्या यूज होता है उसका? Why can't you open? हम्म? Fan. आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक मोटर, आपके जो घर में स्टोरेज टैंक होते हैं जिसमें आप पानी भरते हो, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए हम मोटर लगा देते हैं, जिससे आपका पानी जो है बहुत स्पीड में ऊपर चला जाता है। सबके घर में इलेक्ट्रिक मोटर लगी होगी मेरे ख्याल से, यस सर। है ना? तो मोटर बेसिकली करती क्या है? जो आपका फ्लूइड का फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है, उसको बूस्ट करती है। हमें टंकी में पानी स्टोर करना है। सपोज करो यहाँ से म्यूनिसिपैलिटी का पानी आ रहा है। म्यूनिसिपैलिटी का पानी हमने मोटर के थ्रू बूस्ट करके हमारे घर में स्टोर कर लिया, ठीक है? इसको बूस्टर भी बोलते हैं। अच्छा, बिना मोटर के अगर आपका पानी सपोज करो 30 मिनट्स में पूरा टैंक आपका फुल होता, मोटर के साथ आपका वही काम 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। जिस काम के लिए आपको आधा घंटा लगता है, वो मोटर की हेल्प से आपका 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हम हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रिक मोटर को किसी ने खोल के तो देखा होगा नहीं, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो पहले तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है ये जानते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी
इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी आप सप्लाई करते हो ना, प्लग आप ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो तो आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करी, वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में आपका वो रोटर घूमने लगता है, मोटर का जो रोटर होता है वो रोटेट करने लगता है, जहाँ पे भी रोटेशन आ जाता है वहाँ पे आपकी मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल दिस इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स? तो इलेक्ट्रिक मोटर का यही प्रिंसिपल है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, सपोज करो आपने एक कॉइल ली, करंट कैरिंग कॉइल, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। एक करंट कैरिंग कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। यहाँ पे बैटरी बना देता हूँ। सपोज करो आपने इसको करंट पास किया I, तो एक करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ इस कॉइल में फ्लो कर गया, और इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैग्नेट्स लगा दूंगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है। सो इफ अ करंट कैरिंग कॉइल is placed in a magnetic field, it will experience a force, और उस फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? एक मोमेंट प्रोड्यूस होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट, जो इस कॉइल को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करे। ड्यू टू द फोर्स दिस कॉइल विल रोटेट, एंड ये जब रोटेट होगी तो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया विच इज़ योर इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उस कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, है ना। तो जैसे ही आप किसी भी कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो फोर्स की वजह से ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच योर इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, सबको समझ आया? Yes, sir. फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे निकालते हो? विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलो सब लोग यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो फोर्स किधर लगेगा? सपोज करो ये आपका ए बी है, एलिमेंट ABCD, ये आपकी कॉइल हो गई, ठीक है, रेक्टेंगुलर। अब AB वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं, AB वाला कॉइल जो है, इस पे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। सब अपना लेफ्ट हैंड निकालो, और बताओ मुझे कि AB वाले पार्ट पे फोर्स कहाँ लगेगा? अपर साइड, बैक साइड, अंदर की तरफ लगेगा ना, अंदर। बैक साइड मतलब अंदर हो गया ना, अंदर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। और ये वाली साइड पे फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। यू कैन से इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन। तो ये फोर्स की वजह से और ये फोर्स की वजह से ये आपकी कॉइल में रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? और ये वाली कॉइल पे फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड लगेगा, ये वाली कॉइल पे डाउनवर्ड लगेगा। तो ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर और नीचे वाले, लेकिन लेफ्ट और राइट वाले क्या करेंगे? इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे।
समझ आया? यस सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसमें एक तो देख के बताओ डायग्राम में इसमें क्या क्या है, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें। बताओ कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, सबके नेम बताओ। एक तो ये आपकी कॉइल हो गई, इस कॉइल को हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। लेबल कर रहा हूं मैं डायग्राम को, आर्मेचर कॉइल। तो दूसरा डायग्राम समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ, चलो फिर से बनाता हूँ। देखो ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, अब ठीक है, फिर से ड्रॉ कर दे। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ आएगी, ठीक है। अब मैं वो शो नहीं कर रहा हूँ, फिर डायग्राम आपका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देख के बताओ कौन कौन से कंपोनेंट्स है इसमें। सबसे पहले तो आपकी कॉइल है, आर्मेचर कॉइल, है ना। दिस इज योर यस फिर आपका नॉर्थ पोल है, ये सब आपको लेबलिंग करनी है अच्छे से। ये आपका साउथ पोल है, ये आपकी बैटरी है, ये आपके ब्रशेस हैं, किन्हें बोलते हैं ब्रशेस। ठीक है, ये आपके दोनों ब्रशेस। और ये जो अटैचमेंट लगा इसके साथ इस तरह का, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। ठीक है, तो ये आपके सारे कंपोनेंट्स हो गए। कम्यूटेटर का क्या काम होता है इसमें? देखो ब्रशेस तो क्या करते हैं, ब्रशेस ये आपकी जो कॉइल है, कॉइल का जो सर्किट का पार्ट है,
उसको कनेक्ट करते हैं कम्यूटेटर से। ब्रशेस का तो कनेक्टर का काम होता है एक तरह से, लेकिन कम्यूटेटर का क्या काम होता है? कम्यूटेटर का काम होता है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। क्योंकि अभी करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो, तो आपकी कॉइल ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज। जब मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो आपकी कॉइल एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कौन करता है? कम्यूटेटर। ये जो कम्यूटेटर होता है रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग तो आप खुद से बना सकते हो। व्हेन आई अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड इन द कॉइल बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वी कैन सी दैट द फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन दिस सेक्शन AB and CD. On AB section the force will be in upward direction, CD section force will be in downward direction. Due to this opposite forces along this same line, this will create a twisting moment and the coil will start rotating. As the coil will rotate, your electric energy will be converted into mechanical energy. So this is the working of your electric motor. ठीक है, सबको समझ आ गया? अच्छा, इसको डीसी मोटर भी बोलते हैं। क्यों डीसी मोटर बोलते हैं इसको? दिस मोटर इज योर डीसी मोटर, क्योंकि बैटरी जो है हमारी दैट इज योर डीसी सोर्स। हम डायरेक्ट करंट दे रहे हैं ना, डायरेक्ट करंट इज गिवन टू द सर्किट। हमारा बैटरी कैसा होता है? बैटरी जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डीसी मोटर भी बोलते हैं। डीसी मोटर का मतलब डायरेक्ट करंट मोटर। जब आप किसी भी सर्किट को बैटरी से कनेक्ट करते हो तो वो डायरेक्ट करंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मोटर को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ, तो ये डायरेक्ट करंट मोटर आपका कहलाया। ठीक है, क्लियर हो सब लोग यहाँ तक? अच्छा, अब इसके यूजेस क्या होते हैं मोटर के, बताओ, आप लोग ही बताओगे। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मोटर? यस, मोटर के यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं? हाउस में तो करते ही हम, वाटर पंपिंग के लिए। और कहाँ पे करते हो? इरिगेशन में करते हो, इंडस्ट्रीज में भी करते हो। कौन सी इंडस्ट्रीज में करते हो? सभी इंडस्ट्री में होती है। नो सर। रोलिंग मिल्स में यूज करते हो। रोलिंग मिल्स इंडस्ट्रीज जो होती हैं। इलेक्ट्रिक कार्स में भी मोटर यूज होती है। आजकल जो हमारी नई नई कार्स आ रही है, यस सर। फिर ये मोटर आपकी वहाँ भी यूज होती है। आप घर में, आपकी मम्मी मिक्सर यूज करती है ना, मिक्सर और ब्लेंडर। यस सर। वहाँ भी मोटर यूज होती है। वॉशिंग मशीन में भी ये मोटर का कंसेप्ट यूज होता है। फैन में भी। हम्म, फैन। फैन में, हाँ कह सकते हो। फैंस एंड ब्लोअर्स, फैंस एंड ब्लोअर्स। यस, टेप रिकॉर्डर में भी,
इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक ब्लोअर्स। सर हाँ एसी में एसी में, हाँ एसी में भी आपका वो पीछे जो एग्जॉस्ट, वो ब्लोअर ही हो गया ना, हाँ एग्जॉस्ट बोल सकते हो, एग्जॉस्ट। फैंस, ब्लोअर्स, एग्जॉस्ट सब लिख दो एक साथ, क्योंकि ये सबका फंक्शन लगभग लगभग सेम है। और कहाँ पे यूज़ करते हो? हेयर ड्रायर में भी यूज़ होती है। हेयर ड्रायर यूज़ करते हो? हेयर ड्रायर, नो सर। हेयर ड्रायर में भी यूज़ होती है। फिर आपके घर में वो रिपेयरिंग करने वाले आते हैं, ड्रिलिंग में भी यूज़ होती है, ड्रिल करते हैं ना जब, यस तो वहाँ भी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी देखो, वो ड्रिल जो रोटेट करता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपकी दीवार में होल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इसके बहुत सारे यूजेस हैं डे टू डे लाइफ में। आप देखते हो हर जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर आपको दिखाई देती है। तो लेकिन उसका प्रिंसिपल आपको आज पता चल गया कि इस प्रिंसिपल पे ये सारी डिवाइसेस वर्क करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ये तो मोटर का प्रिंसिपल आपको सबको कॉपी में लिखना है इसको। हाँ देखो क्या क्या लिखोगे, पहले सीक्वेंस बता देता हूँ, उस सीक्वेंस में सबको लिखना है अपनी नोटबुक में। किस सीक्वेंस में लिखोगे आई विल टेल यू। पहले लिखोगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, नेक्स्ट व्हाट इज द प्रिंसिपल, नेक्स्ट लिखोगे इट्स कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट लिखोगे इट्स वर्किंग, नेक्स्ट लिखोगे इट्स एप्लीकेशंस। इस सीक्वेंस में सबको लिखना अपनी नोटबुक। ठीक है, इसके अलावा Yes, लिखोगे व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज डीसी मोटर, व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज डीसी मोटर, दैट ऑल्सो यू मेंशन। ये आप होमवर्क में बहुत बढ़िया से अच्छे से करके मुझे सबमिट करोगे आज, अच्छे से इसको सीक्वेंस में लिख के। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स कवर करोगे। पीपीटी नहीं खुल रहा है, 1 मिनट वेट करो, नहीं तो फिर हम वाइट बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। अभी भी नहीं खुल रहा है, रहने दो, फिर ज़्यादा इशू आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं। चलो अगला जो टॉपिक है आपका, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सब लोग मीटिंग में है ना, भाग तो नहीं गए? मुझे लगा टाइम देखते ही बच्चे भाग जाते हाँ हैं। सर यहाँ पर ही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सबसे पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहला साइंटिस्ट था फैराडे। पहला एक साइंटिस्ट है सबसे पहले, फैराडे। और फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने ये दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया कि इंड्यूस करंट जो है, करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ क्लोज सर्किट विदाउट द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी तक हमें क्या करते थे, अगर हमें सर्किट में करंट को फ्लो करना है तो हम उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते थे और वो सर्किट में करंट फ्लो होने लगता था। ठीक है, लेकिन फैराडे सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें ये बताया कि हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट एनी बैटरी। वी कैन प्रोड्यूस द करंट विदाउट बैटरी। अच्छा, बिना बैटरी के कैसे करंट प्रोड्यूस करेंगे भाई? सब लोग हैरान हो गए उस टाइम पे, तो लोगों को इतना नॉलेज था नहीं और वो लोग सोचने लगे भाई फैराडे बोल रहा है कि बिना बैटरी के करंट प्रोड्यूस करेंगे, तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो फैराडे ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया
और फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, फैराडे ने एक बार मैग्नेट लिया। अब इसी के एक्सपेरिमेंट को समझो। फैराडे ने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया और एक कॉइल ली। ये आपका कंडक्टर है कोई, और इस पे कॉइलिंग किया हुआ है। और इस कॉइलिंग को कनेक्ट कर दिया हमने गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं वो चेक। हाँ, गैल्वेनोमीटर चेक करता है करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया ताकि अगर इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो मुझे पता चल जाए। ठीक है। और फैराडे ने क्या किया, एक मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को वो इस कॉइल के पास लेके आया। ठीक है, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके आया। तो उसने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ। जैसे ही वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लेके आया तो उसने देखा गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन सा आया, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया। अब डिफ्लेक्शन आने का मतलब तो यही हुआ कि उसमें कुछ करंट फ्लो हुआ, तभी तो डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तभी शो करेगा जब उसमें कुछ करंट फ्लो हुआ। फिर फैराडे को अभी डाउट हुआ थोड़ा, उसने अभी पूरा यकीन नहीं किया अपनी बातों पे। तो उसने क्या किया, अब नॉर्थ पोल को दूर लेके गया। पहले पास लेके आया, फिर दूर लेके गया, फिर उसने वापस ऑब्जर्व किया, फिर थोड़ा डिफ्लेक्शन शो हुआ। इसका मतलब कुछ तो था वहाँ पे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस तो है नहीं जो बिना बात के डिफ्लेक्शन शो करेगा। ज़रूर उसमें कोई एजेंट फ्लो कर रहा है, ज़रूर उसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है, ज़रूर उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तभी तो उसने डिफ्लेक्शन शो किया। तो तब फैराडे ने कंक्लूड किया कि चाहे मैग्नेट का जब उसने नॉर्थ पोल लेके आया तो उसने देखा कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा, और जब वो नॉर्थ पोल को दूर लेके गया तो उसने देखा करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, जब वो पास लेके आया और जब वो दूर लेके गया तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। मतलब अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा एंटी क्लॉकवाइज है ना, पहले क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तब फैराडे ने कंक्लूड किया कि व्हेन अ बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स, फैराडे ने इसके बाद कंक्लूड किया कि जब भी हम किसी बार मैग्नेट को, व्हेन एनी बार मैग्नेट is moved towards or away from the closed coil, galvanometer shows deflection. तो साउथ पोल से करेंगे तो Yes beta, this deflection indicates there is the induced current in the coil. This deflection indicates there is induced current in the coil. समझ आया? तो
ये उसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंक्लूड किया, फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। सो फैराडे ने कंक्लूड किया कि जब भी किसी बार मैग्नेट को पास या दूर लेके जाते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। अब ये इंड्यूस करंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हुआ, अब ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज योर नंबर ऑफ टर्न्स। आपके कॉइल में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। सर हाँ बेटा, आपने नॉर्थ पोल से किया था, साउथ पोल से करेंगे तो कैसा होगा? नॉर्थ पोल से किया ना मैंने, देखो इधर नॉर्थ पोल को पास लेके आया तो क्लॉकवाइज था, नॉर्थ पोल को दूर लेके गया तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब जब आप साउथ पोल को पास लेके जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और साउथ पोल को दूर लेके जाओगे तो क्लॉकवाइज होगा, उसका उल्टा, नॉर्थ का उल्टा, ठीक है। समझ आया? यस यस। चलो, तो अब जो करंट इंड्यूस हुआ वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो बाद में पता चला, एक्सपेरिमेंट करने के थ्रू पता चला। ये जितना भी डेटा आपको बता रहा हूँ ये सब एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, पहले आपने 4 टर्न लिए कॉइल में, फिर आपने 10 टर्न किए, फिर आपने 50 टर्न किए, 100 टर्न किए, 1000 टर्न किए। इस तरह से जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो लेबोरेटरी में तब उसको पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता ना, इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है तब पता चलता है, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई कॉइल में वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे। पहला फैक्टर तो ये था। दूसरा फैक्टर है मैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसी है। जो बार मैग्नेट को आप लेके आ रहे हो, बार मैग्नेट को आप पास लेके आ रहे हो, बार मैग्नेट को आप दूर लेके जा रहे हो, तो जिस बार मैग्नेट को आप पास और दूर ला रहे हो उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसी है। अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है तो इंड्यूस करंट कम प्रोड्यूस होगी। तीसरा जो फैक्टर है, थर्ड फैक्टर इज योर द स्पीड विद विच द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड द कॉइल। आप कितनी स्पीड में उस मैग्नेट को लेके आ रहे हो कॉइल की तरफ। सपोज करो आप मैग्नेट को लेके आ रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड से, बाद में आपने स्पीड चेंज कर दी 10 मीटर पर सेकेंड, तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा करंट होगा। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी मैग्नेट की उतना ज़्यादा करंट होगा। तो ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, सेकेंड फैक्टर इज योर स्ट्रेंथ ऑफ योर बार मैग्नेट, एंड थर्ड फैक्टर इज योर स्पीड ऑफ द बार मैग्नेट। क्लियर हो गया सबको? तो तीनों में से कोई भी एक लो जो मीटर का है तो वो कम हो तो सकते हैं। तीनों में कोई भी चीज वो कम हो तो मतलब समझा नहीं मैं क्या पूछना चाहता हूँ। तो हमारी स्पीड है वो कम हो जाए तो स्पीड कम हो जाएगी तो भी आपका करंट कम हो जाएगा। बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ कम कर दोगे तो भी करंट कम इंड्यूस होगा। नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दोगे तो भी करंट कम इंड्यूस होगा। तीनों पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं एक फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तीनों पे डिपेंड करेगा। अगर आपको करंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा रखो,
बार मैग्नेट अच्छा वाला लो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो और स्पीड भी ज़्यादा रखो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा करंट आपको इंड्यूस हो। समझ आया? यस। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद आया फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। अब यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड रूल वर्क नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड रूल आपका कहाँ पे वर्क करता था? मोटर में। मोटर में क्या होता था? आप बैटरी से करंट को प्रोड्यूस करते थे। यहाँ पे आप मैग्नेट से करंट को प्रोड्यूस कर रहे हो। जब आप मैग्नेट से करंट को प्रोड्यूस करोगे तब आपका फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगेगा। जब आप बैटरी से करंट को प्रोड्यूस करोगे तब आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। समझ आया? कब आपको राइट हैंड रूल लगाना है, कब आपको लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। लेफ्ट हैंड रूल तब लगाओगे जब आप बैटरी से करंट को प्रोड्यूस करोगे। राइट हैंड रूल तब लगाओगे जब आप मैग्नेट की हेल्प से करंट को प्रोड्यूस करोगे। क्लियर? All of you clear up to this point? यस सर। तो अब मैं आपको राइट हैंड रूल बता रहा हूँ। राइट हैंड रूल भी बिल्कुल लेफ्ट हैंड रूल जैसा ही है, इसमें खाली थोड़ा सा चेंज है। राइट हैंड रूल में आपकी जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर आपकी बताएगी करंट को, इंडेक्स फिंगर आपकी बताएगी फील्ड को, और आपका जो थंब होगा ये आपकी मिडल फिंगर, ये आपकी इंडेक्स फिंगर। थंब आपका बताएगा मोशन को। लेफ्ट हैंड रूल में आप क्या करते थे? लेफ्ट हैंड रूल में देखो आपके ये दो पार्ट तो सेम होते थे, करंट, मिडल फिंगर सही था, फील्ड आपका इंडेक्स फिंगर ये भी सही था, थंब से आप फोर्स को डिनोट करते थे। याद करो, लेफ्ट हैंड रूल में आप थंब से किसको डिनोट करते थे? फोर्स से। राइट हैंड रूल में आपका मोशन हो गया। बात तो वही है। तो तीनों के लिए आपके इंडेक्स बिल्कुल सेम है, खाली आपको हैंड कौन सा यूज़ करना है ये ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड कब आपको यूज़ करना है और राइट हैंड कब यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी दोनों के इंडेक्स बिल्कुल सेम। अच्छा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम डायनेमो रूल भी बोलते हैं, कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज डायनेमो रूल। कई बार आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं एक्सप्लेन डायनेमो रूल, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर डायनेमो रूल तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे डायनेमो रूल का मतलब है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को ही आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब एक्सप्लेन कर तो लोगे ना आप। एक्सप्लेन कैसे करना है? देखो, स्ट्रेच योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट इंडेक्स फिंगर विल शो द फील्ड, मिडल फिंगर विल शो द करंट एंड थंब विल शो द मोशन। दिस इज योर राइट हैंड रूल। इसको आप स्टेटमेंट में खुद से लिख सकते हो ना। यस। चलो, अच्छा इसके बाद अभी तक हम लेफ्ट हैंड का सिनोनिम नहीं है ना? लेफ्ट हैंड रूल है ना, लेफ्ट हैंड रूल का भी स्टेटमेंट है ना, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट। ऐसा नहीं सर, हाँ तो दूसरा नेम डायनामो जैसा नहीं है ना? नहीं, हाँ लेफ्ट हैंड का ऐसा डायनामो जैसा कोई नाम नहीं है। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड रूल ही बोलते हैं। राइट हैंड रूल को खाली दूसरा नाम था तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, सर डायनामो क्यों कहते हैं? एक्चुअली डायनेमो एक इफेक्ट होता है, डायनेमो इफेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ाया था, अर्थ मैग्नेटिज्म मैंने आपको पढ़ाया था ना। Yes, sir. अर्थ के बारे में बताया था कि अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो
अर्थ में होता क्या है, एक मोल्टेन मटेरियल होता है। अर्थ का जो कोर होता है, 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सो कोर में क्या होता है, मोल्टन मटेरियल होता है। तो मोल्टन मटेरियल जो होता है अर्थ के रोटेशन के साथ वो भी रोटेट करता है। अर्थ के रोटेशन के साथ वो मटेरियल भी रोटेट करता है, और उसके रोटेशन की वजह से एक करंट इंड्यूस होती है। अब यहाँ पे देखो, हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, करंट को पैदा करने के लिए हमने कोई बैटरी नहीं लगाई। ड्यू टू दिस नेचर ने ऐसा ही बनाया अर्थ को कि वो रोटेट हो रहा है, और उस रोटेशन की वजह से उसके अंदर के जो मोल्टन मटेरियल्स है वो भी रोटेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है। इस करंट को भी हम इंड्यूस करंट ही बोलते हैं। और इस इंड्यूस करंट की वजह से जब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं डायनेमो इफेक्ट। उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, डायनेमो इफेक्ट। ठीक है, जब भी आपकी इंड्यूस करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, एक करंट तो आपकी वो होती है जो आप बैटरी से सप्लाई करते हो, दिस इज नॉट इंड्यूस करंट, दिस करंट इज नॉट इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट वो करंट होती है जो जनरेट होती है विदाउट बैटरी बाय सम नेचुरल फिनोमेना, जैसे अर्थ में नेचुरली ऑकर हो रहा है वो। और बार मैग्नेट में हम ह्यूमन मेड हो गया हुआ ना, बार मैग्नेट में हम ह्यूमन उसको फोर्स कर रहे हैं, मैग्नेट को बार बार क्लोज लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। तो बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी अगर आप करंट को पैदा करते हो बिना बैटरी के, तो उससे जो इफेक्ट जनरेट होती है उसको बोलते हैं डायनेमो इफेक्ट। इसलिए इस रूल को डायनेमो रूल भी बोलते हैं। समझ आया? यस सर। सबको क्लियर हुआ है कंसेप्ट? चलो अब Yes, sir. इसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और रह गए। अगर Sir. थोड़ा टाइम आपके पास है तो हम 15 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 12 आप लोग कैसे चाहते हो? अगर आज कंप्लीट करना है तो आज कर देते, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिर। नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बच्चे टायर्ड हो गए शायद। आज आप इसके नोट्स जहाँ तक पढ़ाए वहाँ तक कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय। Bye, sir. Bye, sir.